हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज की इस क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा 5 जगत वर्गीकरण पद्धति यानी कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ाऊंगा। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो आया कैसे, क्यों इसकी जरूरत पड़ी और किस साइंटिस्ट ने इस सिस्टम को लाया, यहाँ पर क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेगी, उन सभी के बारे में मैं बारी बारी से आपको डिटेल से एक एक पॉइंट को समझाऊंगा। बने रहिए आप हमारे साथ अंत तक इस क्लास को अच्छे से समझने के लिए। चलिए, अब अगर हम बात करते हैं 5 जगत वर्गीकरण पद्धति के जनक कौन है, यानी कि 5 जगत वर्गीकरण पद्धति का सृजन किसने किया, निर्माण किसने किया, उसकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जनक हो जाएंगे जनक, जिसको हम इंग्लिश में फादर कहते हैं। तो R.H. विटेकर, ठीक है। R.H. विटेकर नाम के एक वैज्ञानिक है जिन्होंने सन 1969 यानी कि 1969 में 5 जगत वर्गीकरण पद्धति का सृजन किया था। अब देखो, अगर हम बात करते हैं 5 जगत वर्गीकरण पद्धति का आवश्यकता क्यों पड़ा या फिर आया कैसे, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़े से पिछले क्लास को रिवाइज करना पड़ेगा ताकि हम अच्छे से समझ पाए कि 5 जगत वर्गीकरण पद्धति जो है वह आया कैसे। देखिए, अगर हम बात करते हैं 5 जगत वर्गीकरण पद्धति से पहले 4 जगत वर्गीकरण पद्धति हुआ करता था, उसके पहले 3 जगत, फिर उसके पहले 2 जगत हुआ करता था। तो चलिए, अगर हम बात करते हैं 5 जगत वर्गीकरण पद्धति को एकदम अच्छे से समझना है तो हम 2 जगत से शुरू करते हैं। अगर हम बात करते हैं 2 जगत की, ठीक है, 2 जगत की बात करते हैं तो 2 जगत में क्या हुआ था, समस्त जंतुओं को 2 भागों में बांटा गया था। एक क्या हुआ था, पादप, और दूसरा क्या हुआ था, जंतु। पादप और जंतु, यहाँ पर क्या किया गया था, समस्त पौधों को रख दिया गया था और यहाँ पर क्या किया गया था, समस्त जंतुओं को रख दिया गया था। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पर कुछ चीजें गलत थी। जहां पर हमने प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, एक कोशिकीय और प्रकाश संश्लेषी, अप्रकाश संश्लेषी, ठीक है, और बहुत सारे लक्षण जो थे वो एक दूसरे से असमान थे, जिसकी वजह से हम क्या कह सकते हैं कि ये जो 2 जगत वर्गीकरण पद्धति है वो असफल हो गई। फिर उसके बाद लाई गई 3 जगत वर्गीकरण पद्धति, ठीक है, 3 जगत वर्गीकरण पद्धति, ठीक है। अब क्या हुआ कि 3 जगत वर्गीकरण पद्धति लाई क्यों गई, तो 2 जगत वर्गीकरण पद्धति में जो भी कमियां थी, जो भी गलतियां थी, उन गलतियों को कहें या फिर उन कमियों को दूर करने के लिए 3 जगत वर्गीकरण पद्धति लाई गई। अब 3 जगत वर्गीकरण पद्धति में क्या हुआ, जितने भी जीव थे पृथ्वी पर उपस्थित, जितने भी जीव थे सभी को क्या किया गया, 3 भागों में बांट दिया गया। पहला भाग जो था वो था जगत प्रोटोकिस्टा, पहला जो भाग था वो था जगत प्रोटोकिस्टा। दूसरा जो भाग था वो था जगत मेटाजोआ, जिसको हम जगत जंतु के नाम से जानते हैं। तीसरा जो भाग था वो था जगत मेटाफाइटा को हम जगत पादप के नाम से जानते हैं। अब देखो, यहाँ पर क्या हुआ था, जगत प्रोटोकिस्टा जो था वहां पर क्या किया गया, समस्त एक कोशिकीय जंतुओं को रखा गया, समस्त एक कोशिकीय जंतुओं को रखा गया। ठीक है, इसके बाद अगर हम जगत मेटाजोआ की बात करते हैं तो यहां पर क्या किया गया, बहुकोशिकीय जंतुओं को रखा गया, बहुकोशिकीय जंतुओं को रखा गया। अगर हम मेटाफाइटा की बात करते हैं तो यहां पर क्या किया गया, बहुकोशिकीय पादप को रखा गया, बहुकोशिकीय पादप को रखा गया, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा सुधार किया गया कि हमने क्या किया, यहाँ भी बहुकोशिकीय और एक कोशिकीय जंतु थे, पादप थे, यहाँ भी बहुकोशिकीय एक कोशिकीय जंतु थे, उनमें से उन चीजों को छांटा, अलग किया, अलग करने के बाद एक अलग स्थान दिया
प्रोटोकिस्टा में। अब बात आती है चार जगत वर्गीकरण पद्धति की। तो चार जगत वर्गीकरण पद्धति की बात करते हैं, ठीक है। अब चार जगत वर्गीकरण पद्धति आई क्यों? क्योंकि ये तीन जगत वर्गीकरण पद्धति थी, इसमें भी कहीं ना कहीं कोई कमी थी, कोई गलतियां थी। उस गलतियों को दूर करने के लिए एक नया मुहिम लागू किया गया, एक नई उत्पत्ति की गई, जिसको हम कहते हैं चार जगत वर्गीकरण पद्धति। तो हम भी उसको भी देखते हैं, चार जगत वर्गीकरण पद्धति। चार जगत वर्गीकरण पद्धति की बात कर लेते हैं। तो चार जगत वर्गीकरण पद्धति में क्या चीजें आई थी उसको भी देखते हैं जरा सा। अगर हम चार जगत वर्गीकरण पद्धति की बात करते हैं तो बाकी सब कुछ तीन जगत वर्गीकरण पद्धति के जैसा ही था, बस थोड़ा सा अंतर ये आया कि तीन जगत वर्गीकरण पद्धति में जो ये प्रोटोकिस्टा था, ठीक है, प्रोटोकिस्टा जो था, प्रोटोकिस्टा को दो अलग भागों में बांट दिया गया। पहला जो आया इसमें वो आया जगत मोनेरा, और दूसरा जो आया वो आया जगत प्रोटिस्टा। जगत मोनेरा और जगत प्रोटिस्टा में बांट दिया गया। बाकी जो हमारा जगत मेटाजोआ था, जगत मेटाजोआ, और जो दूसरा इसके बाद हमारा तीसरा था वो था जगत मेटाफाइटा। अब इनसे कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया गया, इनमें कुछ नहीं किया गया, ये जैसे थे वैसे ही इनको रहने दिया गया, ठीक है। ये हमारा चार जगत वर्गीकरण पद्धति हुआ। अब इसने क्या किया, जगत मोनेरा के अंदर इन्होंने किया, वैज्ञानिकों ने क्या किया कि जगत मोनेरा के अंदर उन्होंने समस्त प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीवों को रख दिया। किसको? प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीवों को रखा। फिर जगत मोनेरा में हो गया, जगत प्रोटिस्टा की बारी आई। तो जगत प्रोटिस्टा में उन्होंने क्या किया, समस्त यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीवों को रखा, जैसे कि अमीबा, यानी कि समस्त प्रोटोजोआ को रख दिया, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम, यूलिना, इन सभी को रख दिया गया। और जगत मोनेरा में जैसे जीवाणु हो गए, ठीक है, और नीली हरी शैवाल हो गई, इन सभी को रख दिया गया। बाकी तो आपको पता है कि जगत मेटाजोआ में क्या हुआ है, जगत मेटाजोआ में जंतुओं को रखा गया है बहुकोशिकीय, जगत मेटाफाइटा में बहुकोशिकीय पौधों को रखा गया है, और साथ में कवक भी रखा गया है। जगत मेटाफाइटा में क्या किया गया है, पौधों को भी और कवक को भी रखा गया है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। अब अगर हम बात करते हैं जो पांच जगत वर्गीकरण पद्धति आई है वो आई कहां से, तो कुछ जो वैज्ञानिक थे, कुछ वैज्ञानिक यानी कि जो आर.एच. विटेकर थे, आर.एच. विटेकर को एक कमी दिखाई दिया चार जगत वर्गीकरण पद्धति में, ठीक है। चार जगत वर्गीकरण पद्धति में उनको जो कमी दिखाई दिया वो कमी क्या है कि जितने भी जंतु हैं उनको तो अलग अलग स्थान दे दिया गया, जितने भी पादप हैं उनको तो अलग अलग स्थान दे दिया गया, लेकिन ये कवक को क्यों पौधे के साथ रखा गया, ये बात उनको थोड़ा सा नागवारा समझ में आया, अच्छा नहीं लगा। जिस वजह से उन्होंने क्या किया, जो कवक थे, कवक को पादप जगत यानी कि मेटाफाइटा से अलग करके एक अलग जगत बना दिया, जगत कवक। यानी कि क्या हुआ, जगत मोनेरा, जगत प्रोटिस्टा, जगत जंतु जिसको मेटाजोआ कहते हैं, और जगत पादप जिसको मेटाफाइटा कहते हैं। जगत पादप में से, जगत मेटाफाइटा में से दो जगत उन्होंने लाया, एक जगत कर दिया उन्होंने जगत कवक, और दूसरा जगत उन्होंने क्या कर दिया, जगत पादप। बात समझ में आई? अब काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 जगत हो गया ना। तो अब समझ में आ गया होगा कि आपको जो पांच जगत वर्गीकरण पद्धति है उसका सृजन यानी कि उसका विकास कहां से हुआ है। तो उसका विकास जो है थोड़े थोड़े जगत, एक एक जगत में दो दो जगत को बना करके उनको अलग अलग, उनके लक्षणों को अलग अलग करके निकाला गया है। इतनी बात समझ में आई? चलिए अब हम बताते हैं कि आपको क्या करना है आगे, ठीक है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं एक बार फिर से। तो पांच जगत वर्गीकरण पद्धति में एकदम साफ से लिख दे रहा हूं क्या है। तो पांच जगत वर्गीकरण पद्धति में जो पहला जगत है, पहला जगत जो है वो है मोनेरा, जगत मोनेरा यानी कि किंगडम मोनेरा। और दूसरा जगत क्या है, दूसरा जगत है प्रोटिस्टा,
किंगडम प्रोटिस्टा। थोड़ा सा मेरा यहाँ पर जो सीरियल वाइज है या वो थोड़ा सा गड़बड़ है, उसको हम सीरियल वाइज से करके लिख देते हैं, कब किसका पढ़ना है उसको। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं जगत, तीसरा जो जगत है वो है जगत कवक। ठीक है, तीसरे नंबर पर कवक आता है भाई, यानी कि किंगडम फंजाई आता है, किंगडम फंजाई। उसके बाद हमारा जो जगत अगला आता है जगत पादप, यानी कि किंगडम प्लांटी। उसके बाद जो आता है हमारा लास्ट वो है जगत जंतु, यानी कि किंगडम एनिमालिया, किंगडम एनिमालिया। ये 5 जगत हैं और 5 जगत के बारे में हमको पढ़ना है। देखिए अभी तो हम इनका जनरल कैरेक्टर पढ़ेंगे या फिर किस बेसिस पर, किस आधार पर समस्त जीवों को 5 भागों में बांटा गया है उसको पढ़ेंगे। उसके बाद इस चैप्टर के बाद हम एक एक जगत को एकदम डिटेल से पढ़ेंगे कि जगत मोनेरा में क्या चीजें हैं, इसकी क्या फीचर है, एकदम ब्रॉड में पढ़ेंगे हम। फिर इसके बाद जगत प्रोटिस्टा में क्या चीजें हैं उसका भी हमें ब्रॉड में पढ़ना है। फिर इसके बाद कवक का भी हमें ब्रॉड में पढ़ना है, बड़े में पढ़ना है। उसके बाद पादप का भी हमें बहुत बड़े में पढ़ना है। फिर जंतु का भी हमें बहुत बड़े में पढ़ना है। तो इस प्रकार से हम बहुत बड़े बड़े चीजों को पढ़ेंगे, एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। तो आप सबसे पहले इस 5 जगत को लिख लीजिए, बाकी का कुछ पॉइंट मैं आपको नोट्स में दूंगा, पीडीएफ में दूंगा, बाकी आप यहाँ पर समझ लीजिए। ठीक है, इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नोट्स का पीडीएफ भी मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप अपना नोट्स एकदम बढ़िया से बना सकते हैं। चलिए आगे की पॉइंट को आप बनाते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि हमने जीवों को तो 5 जगत में बांट दिया, लेकिन हमने किस आधार पर, किस बेस पर जीवों को 5 जगत में बांटा है, उस आधार को जानते हैं। ठीक है, तो फटाक से आप इसको नोट कीजिए, मैं प्रोसेस से मिटाऊंगा। अब अगर हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट हमारा ये हो जाएगा 5 जगत वर्गीकरण का आधार। 5 जगत वर्गीकरण का आधार, बेस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करते हैं। तो पहला जो आधार माना गया वो आधार माना गया इसमें कोशिका की संरचना। ठीक है, पहला आधार क्या था? कोशिका की संरचना, कोशिका की संरचना। अब बेटा अगर हम कोशिका की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल को आधार मानते हैं, बेस मानते हैं, तो इस दुनिया में 2 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। पहली जो कोशिका होती है वो होती है प्रोकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक। और दूसरी जो कोशिका होती है वो होती है यूकैरियोटिक। ठीक है, अब अगर हमने कोशिका को आधार मान ही लिया है, ठीक है, तो उसकी संरचना को हम शुरू करेंगे। तो अगर हम संरचना की बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक संरचना के आधार पर 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। अब अगर हम बात करते हैं जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है इनके क्या लक्षण है, यूकैरियोटिक जो कोशिका है इनके क्या लक्षण है, इनके क्या कैरेक्टर्स हैं। तो सबसे पहले अगर हम जाते हैं यहाँ पर केंद्रक की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर, ठीक है, केंद्रक की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर बात करते हैं, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है तो यहाँ पर जो केंद्रक होता है वो नहीं पाया जाता। केंद्रक क्या होता है? नहीं पाया जाता है। और अगर हम यूकैरियोटिक की बात करते हैं तो यूकैरियोटिक में क्या होता है? केंद्रक पाया जाता है। इतनी बात समझ में आई? प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक में केंद्रक पाया जाता है। फिर अगले अगर पॉइंट की बात करते हैं तो यहां पर जो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, केंद्रक नहीं। अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में तो क्या अंतर है, किस वजह से हम कोशिका की संरचना को 2 भागों में बांटे हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। तो सबसे पहले अगर पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पर तो जो केंद्रक कला होता है, केंद्रक कला, ठीक है, केंद्रक कला जो होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है। और जबकि अगर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक कोशिका में तो जो केंद्रक कला होती है, केंद्रक
कला जो होती है वो पाई जाती है। अब बात आई केंद्रक कला होती क्या है। सपोज दैट ये आपका कोई कोशिका है, ठीक है, और इसके अंदर ये केंद्रक है, ठीक है, केंद्रक है, और केंद्रक के अंदर क्या होता है, गुणसूत्र भरे होते हैं। देखो इसके बाहर जो घेरा बना हुआ है, केंद्रक जो घेरा बना हुआ है, इस घेरे को हम कहते हैं केंद्रक कला, ठीक है। तो यही चीज जो होती है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है और यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है, ठीक है। अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो केंद्रक कला नहीं पाई जाती है तो क्या केंद्रक पाया जाता है? भैया केंद्रक कला नहीं पाई जाती है, लेकिन केंद्रक के अंदर का जो पदार्थ होता है वो तो पाया जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसमें जो केंद्रक होता है, केंद्रक वो क्या होता है, आभासी होता है। अगर हम यूकैरियोटिक कोशिका की बात करते हैं तो यूकैरियोटिक जो कोशिका होती है, यहां पर जो केंद्रक होता है, केंद्रक क्या होता है, ये वास्तविक होता है। वास्तविक केंद्रक वास्तविक केंद्रक पाया जाता है, यानी कि वास्तव में यहाँ पर केंद्रक कला पाई जाती है, उसके अंदर केंद्रिका पाई जाती है, गुणसूत्र पाए जाते हैं, केंद्रक द्रव्य पाया जाता है, सब कुछ यहाँ पर पाया जाता है। लेकिन बात यहाँ पर प्रोकैरियोटिक की आती है तो प्रोकैरियोटिक के अंदर सब कुछ पूरी कोशिका में बिखरा हुआ होता है। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर राइबोसोम की बात करते हैं, तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है यहाँ पर जो राइबोसोम होता है वो 70S प्रकार का होता है। 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। जबकि यूकैरियोटिक जो कोशिका होती है यहाँ पर 70 के जगह पर 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। 80S प्रकार का राइबोसोम प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो हमने क्या किया, कोशिका की संरचना के आधार पर जीवों को दो भागों में प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में बांटा। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का लक्षण क्या है वो भी देख लिया। फिर अगला हमने आधार क्या माना, यानी कि हमने नहीं, जो वैज्ञानिक हमारे थे उन्होंने क्या आधार माना दूसरा, तो दूसरा आधार उन्होंने माना शरीर की संरचना, ठीक है। क्या आधार माना उन्होंने दूसरा आधार माना शरीर की संरचना। शरीर की संरचना की बात करते हैं, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी की बात करते हैं। तो शरीर की संरचना के आधार पर उन्होंने जंतुओं को और पौधों को दो भागों में रखा है, ठीक है। शरीर की संरचना के आधार पर जंतुओं और पौधों को दो भागों में रखा गया। तो पहला जो भाग होता है वो होता है एक कोशिकीय जंतु, ठीक है। और दूसरा जो है वो है बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय जीव, जंतु नहीं कहेंगे हम, जीव कहेंगे, ठीक है। अब बेटा अगर हम एक कोशिकीय की बात करते हैं तो एक कोशिकीय जीव ऐसे जीव होते हैं जिनमें जीवन की समस्त क्रियाएं, जैसे उत्सर्जन हो गया, पाचन हो गया, गमन हो गया, श्वसन हो गया, ये सभी क्रियाएं एक ही कोशिका के द्वारा होती है। और बहुकोशिकीय में क्या होता है, अन्य अलग अलग क्रियाओं को करने के लिए अलग अलग अंग तंत्र पाए जाते हैं, ठीक है, अलग अलग अंगों के द्वारा होती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तीसरा, जीवों के जीवन दशा के आधार पर, ठीक है। तीसरा अगर हम बात करते हैं, तीसरा क्या आधार था, तीसरा आधार था जीवों का या फिर जीवों के जीवन दशा के आधार पर। अब बेटा अगर जीवों के जीवन दशा के आधार की बात करते हैं तो यहाँ पर जीवों के जीवन दशा जो होती है वो देखो क्या होता है कि कौन सा जीव स्वपोषी है, कौन सा जीव विषमपोषी है, कौन सा जीव परजीवी है, ठीक है। इन सभी के आधार पर क्या किया गया, जीवों को भी अलग भागों में बांटा गया है। देखिए अगर हम बात करते हैं जीवों की जीवन दशा के आधार पर तो सबसे पहले आता है उत्पादक, ठीक है। उत्पादक, उत्पादक का मतलब क्या होता है, प्रोड्यूसर होता है। तो प्रोड्यूसर क्या होता है, वो अपना चीज, अपना भोजन सब कुछ स्वयं से बनाता है। क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा फूड चेन, यानी कि खाद्य श्रृंखला पढ़ा होगा, तो वहां पर आपको उत्पादक के बारे में पता चला होगा। जो उत्पादक होता है वो अपना भोजन खुद से बनाता है, यानी कि स्वपोषी होता है। इस उत्पादक पर ऊपर जो होता है वो निर्भर होता है आपका दूसरा उपभोक्ता, ठीक है। उत्पादक के ऊपर निर्भर होता है उपभोक्ता, उपभोक्ता, ठीक है। उपभोक्ता यानी कि विषमपोषी जो होता है, यानी कि अपने भोजन के लिए किसी
स्वपोषी जीव के ऊपर आश्रित होना वो कहलाता है विषम पोषण पोषी, यानी कि वो जो प्रक्रिया होती है वो उपभोक्ता में पाई जाती है। फिर उसके बाद उपभोक्ता के ऊपर भी एक जीव आता है जिसको हम कहते हैं अपघटक। क्या कहते हैं? अपघटक। अपघटक, ठीक है। तो अपघटक क्या होता है? अपघटक सड़े गले पदार्थों को समाप्त कर देता है, या फिर कोई जो मृत पदार्थ होता है उसको ही समाप्त कर देता है, ये है अपघटक। इतनी बातें समझ में आई? चलिए, आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, नहीं तो मैं आपको नोट्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ के रूप में दे दूंगा, आप वहां से लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन याद बात और ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारा क्लास है ये 3 दिन का क्लास रहेगा। 3 दिन कक्षा 11 का, 3 दिन कक्षा 12 का, यानी कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार जो क्लास चलेगी वो कक्षा 11 की चलेगी। उसके बाद गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार जो क्लास चलेगी वो कक्षा 12 की चलेगी। रविवार को बंद रहेगा क्लास, ठीक है। चलिए, तो आप फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे की अगर बात करते हैं तो आगे क्या है, आगे की पॉइंट को बात करते हैं तो जातीय वृत्ति संबंध। चौथा आधार उन्होंने क्या माना? जातीय वृत्ति संबंध। जातीय वृत्ति संबंध, जातीय वृत्ति संबंध को उन्होंने आधार माना, यानी कि उन्होंने देखा कि किस जीव से किस नए जीव का विकास हो रहा है, कौन सा जीव पहले आया, फिर उसके बाद कौन सा जीव आया, उसको उन्होंने एक आधार माना और उस आधार पर जीवों को क्या किया? अलग अलग करना उन्होंने शुरू कर दिया। तो ये आधार की बात हो गई। अब अगर हम बात करते हैं तो ये 5 जगत वर्गीकरण पद्धति में जो 5 प्रकार के जगत हैं, जगत मुनेरा, जगत प्रतिष्ठा, जगत कवक, जगत पादप, जगत जंतु जो हैं, इनमें क्या क्या तुलनात्मक लक्षण हैं, इनकी अगर हम तुलना करके देखें तो ये एक दूसरे से किस प्रकार से अलग हैं, किस प्रकार से इसमें समानता पाई जाती है, किस प्रकार से भिन्नता पाई जाती है, उन सभी चीजों की अगर हम बात करते हैं, उन सभी चीजों को अगर हम देखते हैं तो फिर से इसको मिटाएंगे और वहां पर लिख करके समझाएंगे आपको कि कैसी भिन्नता पाई जाती है, क्या समानता है, उन सभी चीजों को देखेंगे। चलिए, अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? 5 जगत वर्गीकरण पद्धति के तुलनात्मक लक्षण के तुलनात्मक लक्षण, ठीक है। तुलनात्मक लक्षण की बात करते हैं तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? कुछ कॉलम्स बनाने पड़ेंगे, जहां पर हम लिखेंगे सबसे पहले लक्षण, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? कैरेक्टर कहते हैं, कैरेक्टर्स कहले। उसके बाद हम एक तरफ लिखेंगे जगत, और इस जगत को हम क्या करेंगे? 5 भागों में बांटेंगे। जगत, अब इसको हम 5 भागों में बांट देते हैं। जगत मुनेरा, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, और यहां पर लास्ट आ जाता है आपका जगत जंतु। ये 5 भाग हो गए। थोड़ा सा मैं देख लेता हूं कि यहां तक स्क्रीन पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए, स्क्रीन पर पूरा आ रहा है, कटेगा नहीं पिछली क्लास की जैसा। पिछली क्लास में क्या हुआ था, थोड़ा सा 2-3 जो अक्षर था वो कट गया था, तो वही थोड़ा सा मैं चेक कर रहा था। चलिए अगले बात करते हैं आगे। तो पहला जो लक्षण है, ठीक है, पहला जो लक्षण है हम किसको मानते हैं? तो पहला लक्षण हम मानते हैं यहाँ पर कोशिका के प्रकार की, ठीक है, कोशिका के प्रकार, कोशिका के प्रकार यानी कि सेल टाइप, ठीक है, सेल टाइप को इसको हम पहला लक्षण मानते हैं। अब अगर हम सेल टाइप को लेते हैं, कोशिका के प्रकार को लेते हैं, तो जगत मुनेरा के अंदर किस प्रकार की कोशिका को रखा गया है? तो जगत मुनेरा के अंदर जो कोशिका रखी गई है वो है प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, ठीक है, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक कोशिका रखी गई है। जगत प्रोटिस्टा की बात करते हैं तो जगत प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। सेम कवक में भी है यूकैरियोटिक, सेम एकदम उसके जैसा ही पादप में भी है यूकैरियोटिक, इसमें भी है यूकैरियोटिक।
ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर जी जब आपको सब यूकैरियोटिक ही दिख रहा था तो अलग अलग जगत बांटने की क्या जरूरत पड़ी? मोनेरा में तो अलग था प्रोटिस्टा प्रोकैरियोटिक, बाकी सब में यूकैरियोटिक 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 चल रहा है। तो ऐसी बात नहीं है, आगे की लेक्चर को हम देखेंगे तब समझ में आएगा क्या भिन्नता है। तो पहला तो हो गया हमारा कोशिका का प्रकार, तो यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिका। दूसरा जो लक्षण हमारा है वो है कोशिका भित्ति, ठीक है, कोशिका भित्ति। अगर हम कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल की बात करते हैं तो सेल वॉल किस में उपस्थित है, किस में अनुपस्थित है, और अगर उपस्थित भी है तो किस चीज का बना हुआ है। देखिए, तो अगर हम जगत मोनेरा की बात करते हैं तो जगत मोनेरा में सेल वॉल जो होता है, कोशिका भित्ति जो होती है वो उपस्थित तो होती है, उपस्थित होती है, पाई जाती है, लेकिन सेलुलोज की नहीं बनी होती है, ये एमिनो अम्ल की बनी होती है, एमिनो एसिड की बनी होती है, ठीक है, एमिनो एसिड की बनी होती है। अगर हम यूकैरियोटिक की बात करते हैं तो यूकैरियोटिक में जो कोशिका भित्ति है बेटा वो कुछ जीवों में पाई जाती है, ठीक है। यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होती है, कुछ जीवों में पाई जाती है, कुछ जीवों में पाई जाती है, कुछ जीवों में पाई जाती है, यानी कि जो युगलिना होता है, ठीक है, उसमें पाई जाती है पेलिकल के रूप में, ठीक। इसके बाद अगर हम कवक की बात करते हैं तो कवक के अंदर भी जो कोशिका भित्ति होती है वो उपस्थित होती है, लेकिन वो सेलुलोज की नहीं बनी होती है। कवक में कोशिका भित्ति क्या होती है, उपस्थित होती है, लेकिन क्या होती है, सेलुलोज की नहीं बनी होती है। फिर इसके बाद अगर हम जगत पादप की बात करते हैं, ठीक है, जगत पादप में जो कोशिका भित्ति होती है वो 100% कोशिका भित्ति यहाँ पर पाई जाती है जो कि सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है, उपस्थित होती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है, सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। और अगर हम जगत जंतु की बात करते हैं, जानवर की बात करते हैं तो इसमें कोशिका भित्ति क्या होती है, अनुपस्थित होती है, नहीं पाई जाती है कोशिका भित्ति, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं, सभी कहेंगे आप कोशिका भित्ति है क्या, तो कोशिका भित्ति क्या है, वो एक बाह्य आवरण है जो कि जीवों को कठोरता प्रदान करता है बाहर से, ना, बाहर से कठोरता प्रदान करता है। अगर आप पौधों के पास जाएंगे उसको कस करके दबाएंगे वो दबेगा नहीं, जैसा है वैसा ही रहेगा, क्योंकि वो बाहर से कोशिका भित्ति लगा हुआ है और कोशिका भित्ति बहुत ही कठोर और मजबूत होता है। और अगर वहीं पर हम अपने मनुष्य की बात करते हैं तो किसी भी अंग को आप दबाएंगे तो हल्का फुल्का अंदर की ओर दबेगा, ठीक है। उसके बाद अगला लक्षण क्या है, तीसरा लक्षण क्या है, तो तीसरा लक्षण जो है वो है यहाँ पर केंद्रक झिल्ली, ठीक है, केंद्रक झिल्ली या फिर जिसको हम कहते हैं आवरण, ठीक है, केंद्रक झिल्ली या केंद्रक आवरण, यानी कि हम बात करेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है भाई, प्रोकैरियोटिक जगत मोनेरा का है कोशिका का प्रकार, ठीक है। अब प्रोकैरियोटिक जो होता है उनकी कोशिकाओं में केंद्रक आवरण या केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। तो अब अगर हम बात करते हैं जब प्रोकैरियोटिक में नहीं पाई जाती तो प्रोकैरियोटिक जंतुओं को क्या किया गया है, जगत मोनेरा में रखा गया है, तो जगत मोनेरा में क्या पाया जाएगा, नहीं पाया जाएगा। तो यहाँ पर केंद्रक झिल्ली क्या होती है, वो अनुपस्थित होती है, अनुपस्थित होती है, नहीं पाई जाती। फिर उसके बाद अगर हम अगली बात की करते हैं, अगली जगत की ओर बढ़ते हैं तो इन सभी में उपस्थित होता है, इसमें भी उपस्थित होता है, इसमें भी उपस्थित होता है और इसमें भी उपस्थित होता है, सभी में पाई जाती है सिवाय जगत मोनेरा को छोड़ करके। फिर अगले लक्षण की बात करते हैं, चौथे लक्षण की बात करते हैं, तो यहां पर जो चौथा लक्षण हो जाएगा वो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया या हम कह लें कुछ अन्य कोशिकांग, कुछ अन्य कोशिकांग, कोशिकांग, माइटोकॉन्ड्रिया एवं कुछ अन्य कोशिकांग, यानी कि हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया एंड some other cell organelles, some other cell organelles की बात करते हैं। तो भैया जो हमारा मोनेरा होता है जगत, ठीक है, जो किंगडम मोनेरा होता है, यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, वो अनुपस्थित होता है,
अनुपस्थित, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया जो जगत मुनेरा होता है उसके किसी भी जंतु में, किसी भी जीव में नहीं पाया जाता है। बाकी जगत प्रोटिस्टा जो होता है, जगत प्रोटिस्टा में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो पाया जाता है। इसमें भी क्या होता है, उपस्थित होता है। इसमें भी क्या होता है, उपस्थित होता है। इसमें भी क्या होता है, उपस्थित होता है। और इसमें तो भाई पाया ही जाता है, कोई शक नहीं है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आगे अब अगर हम आगे बात करते हैं तो अगला हमने क्या लक्षण माना, तो अगला लक्षण इसमें हमने मान लिया यहां पर पोषण। पोषण की बात करते हैं, न्यूट्रिशन की बात करते हैं, न्यूट्रिशन। तो भैया किस किंगडम के जंतुओं में, किस जगत के जंतुओं में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है, थोड़ा सा उसको भी देखते हैं। देखिए जो जगत मोनेरा होता है, जगत मोनेरा के अंदर जो पोषण होता है वो स्वपोषी होता है, और कुछ जंतु इसमें क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। ठीक है, स्वपोषी होता है और परपोषी होता है। तो अगर हम पोषण की बात करते हैं तो ये क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। अब अगर इस पे हम बात करते हैं तो यहां पर भी आता है कि जो जगत प्रोटिस्टा होता है जिसके अंदर हमने प्रोटोजोआ को रखा है, तो ये कैसे होते हैं, तो ये क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, अधिकतर इसमें जो जीव पाए जाते हैं वो स्वपोषी होते हैं, यानी ये अपना भोजन खुद से बनाते हैं। और तथा कुछ जो होते हैं वो परपोषी होते हैं, कुछ क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। जगत कवक की बात करते हैं तो जगत कवक क्या होता है, पूर्ण रूप से ये मृतोपरजीवी होता है। पूर्ण रूप से क्या होता है, ये मृतोपरजीवी होता है, यानी कि जहां पर सड़े गले पदार्थ पाए जाएंगे वहीं पर ये उगता है। तो ये क्या हो जाता है, मृतोपरजीवी, मृतोपरजीवी, मृतोपरजीवी होता है। बात आती है जगत पादप की, तो जगत पादप जो होता है भैया वो किसी से अपना भोजन नहीं मांगता। जो पौधा होता है वो अपना भोजन किसी से नहीं मांगता है भैया, अपना खाना खुद से बनाता है, खुद से खा जाता है और किसी को देता भी नहीं। तो यह क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा अपना स्वपोषी। अब उसके बाद अगर हम जगत जंतु की बात करते हैं तो भैया हम क्या किसी से खाना मांगकर खाते हैं या खुद से बनाते हैं। हमारे अंदर जो शरीर होता है, शरीर के अंदर ही भोजन बनता है, तो ऐसा तो है नहीं कि हमारा जो भोजन होगा हम धूप में खड़े हो जाएंगे और गोल गोल घूमेंगे तो हमारा भोजन बन जाएगा। नहीं, जो जंतु होते हैं वो विषम पोषी होते हैं, अपने भोजन के लिए किसी अन्य स्वपोषी पर निर्भर होते हैं। तो हम क्या कहेंगे, जो जंतु होते हैं वो विषम पोषी होते हैं, विषम पोषी होते हैं, या फिर कह लो आप ये परपोषी होते हैं। ठीक है, ये इतना लक्षण हो गया, 4-5 लक्षण हो गया। अब अगर हम छठे लक्षण की बात करते हैं तो छठा लक्षण क्या है, छठा लक्षण है हमारा प्रजनन। प्रजनन यानी कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, किस प्रकार का रिप्रोडक्शन किस जगत के जंतु में पाया जाता है। तो बेटा अगर हम बात करते हैं किंगडम मोनेरा की, तो किंगडम मोनेरा में जो प्रजनन होता है, ठीक है, जगत मोनेरा में जो प्रजनन होता है वो होता है संयुग्मन द्वारा। क्या होता है, संयुग्मन, संयुग्मन द्वारा होता है। ठीक है, संयुग्मन होता है। अगर हम जगत प्रोटिस्टा की बात करते हैं तो यहाँ पर युग्मक संलयन और संयुग्मन दोनों होता है। ठीक है, युग्मक संलयन और संयुग्मन दोनों होता है, युग्मक संलयन और संयुग्मन दोनों होता है। जगत कवक की बात करते हैं तो जगत कवक में जो निषेचन प्रजनन होता है वो निषेचन के द्वारा होता है, फर्टिलाइजेशन के मेथड से होता है। अब अगर हम बात करते हैं पादप की, तो पादप में क्या होता है, पादप में भी जो जनन होता है, प्रजनन होता है, वो निषेचन के द्वारा होता है, निषेचन के द्वारा होता है। अगर हम जंतु की बात करते हैं तो जंतु हम लोग हैं, हम लोग कैसे बच्चा पैदा करते हैं वो तो आपको अच्छे से पता होगा, बताने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, तो ये है, इसमें निषेचन होता है, इसमें भी क्या होता है, निषेचन होता है। निषेचन का मतलब क्या होता है, जब नर और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो उसी को हम क्या करते हैं, निषेचन कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये जो तुलनात्मक लक्षण है 5 जगत वर्गीकरण पद्धति का, ये भी एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसका भी नोट्स आपको मिल जाएगा एक साथ। चलिए, आप इसको अगर चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, नहीं तो हम इसको मिटा रहे हैं, फिर आगे की पॉइंट को समझेंगे।
अगला जो हो जाएगा हमारा हेडिंग 5 जगत वर्गीकरण पद्धति में, वो हो जाएगा 5 जगत वर्गीकरण पद्धति की विशेषता। ठीक है, 5 जगत वर्गीकरण पद्धति की विशेषता, कौन कौन सी विशेषता है, ठीक है, कौन कौन से फायदे हैं 5 जगत वर्गीकरण पद्धति की, उसको देखते हैं। देखिए, चलिए अगर हम विशेषता की बात करते हैं तो निम्नलिखित विशेषताएं हैं। निम्नलिखित विशेषताएं आपको देखने को मिल जाएंगी 5 जगत वर्गीकरण पद्धति में। तो अगर हम पहले विशेषता की बेटा बात करते हैं तो पहला विशेषता ये हो जाएगा कि जो हमारा प्रोकैरियोटिक जीव है वो बहुत सारे एक कोश के जीवों से अलग है, संरचना में, प्रजनन की विधि में, कार्यकी में, बहुत सारी चीजों में वो अलग है। इस वजह से जो हमारे प्रोकैरियोटिक जीव है उनको एक अलग स्थान दिया गया जगत मोनेरा में। तो इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे हम प्रोकैरियोटिक जीवों को, ठीक है, प्रोकैरियोटिक जीव को, ठीक है, प्रोकैरियोटिक जीव को या प्रोकैरियोटिक जीव अन्य एक कोशिकीय जीवों से भिन्न है। जैसे कारकी में कोशिका संरचना में, आदि गुणों में ये भिन्न है, जिस वजह से समस्त प्रोकैरियोटिक को कहां रखा गया, जगत मोनेरा में रखा गया। ठीक है, जगत मोनेरा में स्थान दिया गया, जगत मोनेरा में स्थान दिया गया। ठीक है, इन्हें जगत मोनेरा में स्थान दिया गया। दूसरे लक्षण की बात करते हैं तो एक जंतु है जो कि प्रोटोजोआ है, जिसका नाम है युगलेना। ठीक है, युगलेना। देखो भाई, युगलेना जो है इसमें कुछ लक्षण पौधों के और कुछ लक्षण जंतुओं के पाए जाते हैं। ठीक है, युगलेना में क्या है, कुछ लक्षण पौधों के, कुछ लक्षण जंतुओं के पाए जाते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि युगलेना जो है वो जगत पादप, ठीक है, जगत पादप तथा जगत जंतु के बीच का कड़ी है। ठीक है, बीच का कड़ी है। अब अगर बीच का कड़ी है तो इसको एक अलग स्थान दिया गया जगत प्रोटिस्टा में। कड़ी है, इसको अलग स्थान दिया गया, यानी कि जो युगलेना है इसको रखा गया, इसको जगत प्रोटिस्टा में स्थान दिया गया। सॉरी, हाँ, जगत प्रोटिस्टा में स्थान दिया गया, जगत प्रोटिस्टा में स्थान दिया गया। इतनी बात समझ में आई। अब अगर हम तीसरे विशेषता की बात करते हैं तो जो तीसरी विशेषता है वो क्या है कि जो हमारा कवक था वो पौधों से बहुत ही ज्यादा अलग था, जैव रासायनिक एवं कारकीय एवं संरचना के आधार पर। ठीक है, जो कवक था, कवक वो क्या था, संरचना, जैव रासायनिक कारकीय में भिन्न था पादप से। ठीक है, पादप से भिन्न था। तो विटेकर ने क्या किया, इस कवक को उठा करके एक अलग जगत ही बना दिया, जिसका नाम दिया जगत कवक। ठीक है, जगत कवक नाम दिया। फिर इसके बाद उन्होंने क्या किया, समस्त पौधों को 5 जगत में बांट दिया। ये तो इसकी विशेषता हो गई कि भाई जो चीज एक दूसरे से अलग थी उनको अलग स्थान दिया गया, उनके संरचना, उनके कार्यकी, उनके जैव रासायनिक लक्षणों के आधार पर। अब अगर हम अगले पॉइंट में बात करेंगे इसकी, तो कुछ कमियां, देखो भाई, हर चीज का केवल और केवल फायदा ही नहीं होता, कहीं ना कहीं उसकी घाटे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। ठीक है, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वो हमको पता है, एक हेड होता है, एक टेल होता है। अगर किसी चीज का फायदा है तो उसका कहीं ना कहीं नुकसान भी होगा, कहीं ना कहीं उसका हर्जाना भी भरना पड़ता है।
ठीक उसी प्रकार से जो 5 जगत वर्गीकरण पद्धति है उसकी फायदे तो हमने देख लिया, तो अब बात करते हैं इसके नुकसान की। क्या इसका नुकसान है, क्या इसकी कमियां हैं, उस कमियों की बात करते हैं। ठीक है, पांच जगत वर्गीकरण पद्धति की कमियां, यानी कि हम डीमेरिट्स की बात करते हैं। इसके डीमेरिट्स क्या क्या है उसको भी देख लेते हैं एक नजर में। फिर उसके बाद अगले क्लास में हम 6 जगत वर्गीकरण पद्धति को पढ़ेंगे। इसकी कमी सबसे बड़ी यह है कि एक ही लक्षण वाले जीवों को अलग अलग जगत में स्थान दिया गया। ठीक है, क्या हुआ, एक ही लक्षण वाले जीवों को अलग अलग क्या किया गया, जगत में स्थान दिया गया, जगत में स्थान दिया गया। ठीक है, तो भैया अगर हम बात करते हैं जब लक्षण एक ही है तो एक ही साथ रखना चाहिए था, अलग अलग हमने फालतू का रख दिया। ठीक है, तो ये इनकी कमी थी। इसी कमी को दूर करने के लिए कुछ और भी आगे प्रोसेसेस होंगी। तो सबसे पहले ये एक ही लक्षण वाले जीव है कौन, तो एक ही लक्षण वाला जो जीव था वो शैवाल था। ठीक है, शैवाल था। ठीक है, अब अगर शैवाल की बात करते हैं, शैवाल में एक आता है आपका BGA, जिसको हम कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको हिंदी में कहते हैं नीली हरी शैवाल। तो भैया नीली हरी शैवाल को जो RS विटेकर साहब है उन्होंने स्थान दिया मोनेरा में। ठीक है, मोनेरा में स्थान दे दिया। फिर इसके बाद कुछ एक कोश की शैवाल, ठीक है, एक कोशिकीय शैवाल, एक कोश की शैवाल थे, इनको उन्होंने स्थान दे दिया प्रोटिस्टा में। और फिर कुछ बहुकोश की शैवाल थे। ठीक है, बहुकोशिकीय शैवाल थे। ठीक है, उन बहुकोश की शैवालों को क्या किया, इस RS विटेकर साहब ने स्थान दे दिया जगत पादप में। ठीक है, जगत पादप में स्थान दे दिया। तो ये थोड़ी थोड़ी कमियां उन्होंने नजरअंदाज किया। ठीक है, और ध्यान नहीं दिया उन्होंने, जिसको जहां मन करा वहां परख दिया। इनकी यही कमियां थी जो इनके लिए घातक साबित होगी। लेकिन इनकी जो वर्गीकरण की पद्धति है, ये सर्वमान्य वर्गीकरण पद्धति है जो आज भी मान्य है। भले ही इसके बाद 6 जगत वर्गीकरण पद्धति आया हो, 7 जगत वर्गीकरण पद्धति आया हो, लेकिन जो वास्तव में 5 जगत वर्गीकरण पद्धति है वो एक कमाल की पद्धति है। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में मंडे को। ठीक है, एक नए टॉपिक के साथ जो होगा 6 जगत वर्गीकरण पद्धति, और साथ में हम देखेंगे 3 डोमेन पद्धति के बारे में। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।